नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जवाहरलाल नेहरू पर फिर से बवाल मच गया है। एक टीवी चैनल की चर्चा में सावरकर के माफीनामे का जिक्र आया तो एंकर ने नेहरू को लेकर भी ऐसा ही दावा कर दिया। इस पर उनसे कहा गया कि माफीनामा तो नेहरू का भी था, तो उसका जिक्र क्यों नहीं होता है। इस पर अशोक कुमार पांडे ने कहा कि नेहरू का कभी भी कोई भी माफीनामा नहीं था और उन्होंने कभी भी ऐसी कोई माफी नहीं मांगी थी। फिर सोशल मीडिया पर नेहरू के इस मामले ने तूल पकड़ लिया। नेहरू की आत्मकथा में एक चैप्टर में इस घटना का विस्तार से जिक्र है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने उसके कुछ अंश को ट्वीट किया है कि नेहरू से प्रशासन ने कहा माफी मांगे। नेहरू ने कहा उल्टे प्रशासन माफी मांगे, नेहरू को सजा हुई। पिछले 15 दिनों में उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों के फंसे होने के बीच किए जा रहे उन दावों का अडानी समूह ने खंडन किया है कि यह सुरंग बनाने में उनके समूह का हाथ था। अडानी समूह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए एक पोस्ट में लिखा, हमारे नोटिस में आया कि कुछ तत्व उत्तराखंड में टनल के दुर्भाग्यपूर्ण धंसाओं से हमारे संबंध जोड़ने की गंदी कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसी कोशिशों और ऐसा करने वालों की कड़ी निंदा करते हैं। अडानी समूह के अनुसार हम बहुत जोर देकर साफ करते हैं कि अडानी समूह या इसकी किसी भी सहयोगी संस्था का टनल निर्माण के साथ सीधा या परोक्ष कोई भी संबंध नहीं है। बता दें, इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट कर कहा था कि उत्तराखंड के टनल को किस कंपनी ने बनाया था। जब सुरंग ध्वस्त हुआ उसमें वहां कौन से हितधारक थे, क्या उनमें अडानी का भी नाम था। उन्होंने कहा कि मैं पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी इसको लेकर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सोमवार को उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राफ प्रेजेंटेशन और मैपिंग के जरिए टनल की भौगोलिक स्थिति और उसके अंदर चल रहे बचाव कार्य की बारीकियां समझी। उन्होंने अधिकारियों के साथ ही बचाव अभियान में जुटे श्रमिकों और इंजीनियरों से भी जानकारी ली। साथ ही इस अभियान में जुटे श्रमिकों का हौसला बढ़ाया। पीके मिश्रा ने घटनास्थल पर बचाव कार्यों में जुटे श्रमिकों से बात कर उनका हालचाल जाना और उनके काम की सराहना की। सिलक्यारा टनल में मजदूरों को निकालने के प्रयास के बारे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन ने साफ किया है कि बचाव अभियान में अब ऑगर मशीन की कोई भूमिका नहीं होगी। समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में हसनैन ने कहा, ऑगर मशीन का उपयोग अब कोई विकल्प नहीं है। ऐसा इसलिए कि यह मशीन लगातार अटक जा रही थी और इसे बाहर निकालने में बहुत वक्त लग रहा था। ऑगर मशीन के टूटे हिस्से और मलबे को निकाल लिया गया है। हमें उम्मीद है कि सुरंग में आज शाम से मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए 6 सदस्यों की एक टीम होगी जो 3-3 के समूह में काम करेगी। ड्रिलिंग के लिए धरती के अंदर की हलचल पर नजर रखने के लिए सेंसर लगे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अब पीएम मोदी के द्वारा एयरफोर्स जेट पर बैठे आए वीडियो पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एयरफोर्स के एक अधिकारी ने आज मुझसे बात करते हुए कहा कि मोदी की 25,000 फीट की ऊंचाई पर बिना शीशे के एयरफोर्स जेट में उड़ने और हाथ हिलाने की तस्वीर फर्जी है, क्योंकि उस ऊंचाई पर मोदी को वातावरण ने खींच लिया होता और वो नीचे होते। स्वामी ने कहा कि क्या पीएमओ इससे इनकार करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को तेलंगाना के महबूबाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेलंगाना के सीएम केसीआर पर जमकर हमला किया। यहां उन्होंने कहा कि केसीआर चुनाव में भाजपा से हाथ मिलाना चाहते थे। पीएम मोदी ने कहा कि केसीआर को भाजपा की बढ़ती हुई ताकत का एहसास बहुत पहले हो गया था। लंबे समय से केसीआर इस कोशिश में थे कि किसी तरह बीजेपी से दोस्ती कर लें। जब वो एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे मिलकर भी केसीआर ने यही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बीजेपी तेलंगाना के लोगों की इच्छा के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकती। जब से बीजेपी ने केसीआर को मना कर दिया तब से बीआरएस बौखलाई हुई है और मुझे गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल सस्ते दामों पर बेचे जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की आसमान छूती कीमतों के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा शासित राज्य सस्ते दामों पर पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थानीय सरकार जनता से भारी रकम वसूल रही है। बता दें, बीआरएस और कांग्रेस तेलंगाना में गैस सिलेंडर सस्ता देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन राजस्थान में तो बीजेपी ने भी गैस सिलेंडर सस्ता देने की बात कही। अब ऐसा क्यों, ये सोचना है। तेलंगाना चुनाव को लेकर सट्टा बाजार में कांग्रेस और बीआरएस के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। सफोलॉजिस्ट पार्थदास के अनुसार तेलंगाना में सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस को 56 से 58 सीटें मिल सकती हैं और बीआरएस को 50 से 52 सीटें मिल रही हैं।
पहले सट्टा बाजार में कांग्रेस को अधिकतर 56 सीटें मिल रही थी, अब बढ़कर 58 हो गई हैं। चुनाव आयोग ने केसीआर सरकार को झटका देते हुए सोमवार 27 नवंबर को रायतू बंधु योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने की अनुमति वापस ले ली है। तेलंगाना के एक मंत्री ने चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इसके बारे में सार्वजनिक घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने कहा कि इस योजना के तहत तब तक किसी पैसे का वितरण नहीं किया जाएगा जब तक कि तेलंगाना राज्य में सभी चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। बता दें 24 नवंबर को चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को 28 नवंबर से पहले रायतू बंदी योजना के तहत राशि वितरित करने के लिए हरी झंडी दे दी थी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा है। उन्होंने एक सम्मेलन में कहा कि लड़ाई दंगा फसाद नहीं, अब तो यूपी के लोग आते हैं तो कहते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री बाबा हैं, वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहार ही आना पड़ रहा है। घंटी बजाने से कौनो पेट भरे वाला है, इसलिए आप सब लोग अफवाहों पर मत रहिए। तेजस्वी ने कहा कि मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरता है, ठीक है, आस्था है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन पूजा पाठ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ दिखावटी करते हैं, दिल में भगवान होना चाहिए, मन में भगवान होना चाहिए। असली श्रद्धा यही होती है, झूठ का टीका लगाकर भगवा पहन लेने और हे हो करने से नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, लेकिन इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को प्रगति के उस रास्ते पर डाल दिया है जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। जिसके बाद लोगों का कहना है ये संवैधानिक पद पर बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि और ये देश के उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, क्या ही कहा जाए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को प्रगति के उस रास्ते पर डाल दिया है जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। जिसके बाद लोगों का कहना है ये संवैधानिक पद पर बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि और ये देश के उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, क्या ही कहा जाए। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने अपनी ही सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र दिए जाने का विरोध किया है। इस मामले में अपनी ही सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि समिति का गठन किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के दिनों में मराठों को दिए गए कुणबी जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाना चाहिए। छगन भुजबल एनसीपी यानी अजित पवार समूह से हैं और वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल रविवार को हिंगोली में ओबीसी समुदाय के महाएलगर मेलावा में बोल रहे थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के नियम केंद्र द्वारा 30 मार्च 2024 तक तैयार कर लिए जाएंगे। मंत्री ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में दलित मतुआ उत्सव में भाग लेने के दौरान इसकी घोषणा की। देश में लोकसभा चुनाव अप्रैल 2024 में होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री मिश्रा ने वार्षिक रास उत्सव में कहा, मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि मतुआ समुदाय के सदस्य अपनी नागरिकता नहीं खोएंगे, वो सभी सुरक्षित हैं। मेरे पास जो नवीनतम जानकारी है उसके अनुसार CAA के लिए कानून 30 मार्च 2024 तक तैयार कर लिया जाएगा। बता दें केंद्र ने पहले भी कहा था कि वो CAA के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी और पूर्व IAS अधिकारी V कार्तिकेयन पांडियन सोमवार को औपचारिक रूप से बीजू जनता दल में शामिल हो गए। पांडियन मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ BJD नेताओं की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। अक्टूबर में ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी रहे पांडियन ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और उसके तुरंत बाद ही उन्हें मॉडर्न ओडिशा एंड ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव का प्रमुख नियुक्त किया गया था। ये पद कैबिनेट मंत्री के स्तर का था। इसके बाद ही चर्चा तेज हो गई थी कि पांडियन राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के राजनीतिक उत्तराधिकारी हो सकते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। ये 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के शुरू होने से पहले 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सत्र में 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश की जाएगी। संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त
और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है। मानसून सत्र में पेश किए गए इस प्रस्ताव को सरकार ने विपक्ष और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के विरोध के बीच संसद के विशेष सत्र में पारित करने पर जोर नहीं दिया था। आने वाले सत्र के दौरान आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले विधेयकों पर विचार किया जा सकता है। गृह संबंधी स्थायी समिति ने हाल ही में 3 रिपोर्टों को अपनाया है। मलेशिया भारत और चीन के लोगों के लिए बिना वीजा के एंट्री देगा और इन दोनों देशों के लोग 30 दिनों तक वहां बिना वीजा के रह सकेंगे। 1 दिसंबर से ये नियम लागू होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार देश के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने रविवार देर रात पीपुल्स जस्टिस पार्टी कांग्रेस को दिए गए एक भाषण के दौरान ये घोषणा की। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया ये नियम कितने लंबे समय तक लागू रहेगा। हमास युद्ध विराम बढ़ाने पर राजी हो गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन अभी दोनों पक्षों की ओर से औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। कल अल जजीरा चैनल के मुताबिक मिस्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका 4 दिवसीय संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गजा में इजरायली सेना को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा, हमें कोई नहीं रोक सकता। हालांकि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा है कि वो हर 10 बंदियों की रिहाई के बदले युद्ध विराम को 1 दिन के लिए बढ़ा सकते हैं। यानी हमास जब तक रोजाना 10 बंधक छोड़ता रहेगा, इजरायल युद्ध विराम बढ़ाता रहेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।